हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेट थ्योरी। ये बड़ा ही बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग 12th के फंक्शन पार्ट पर मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हम लोग दे रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी। तो पहले सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सेट, a set is a well defined collection of distinct and distinguishable ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर दो टर्म को यूज किया गया, एक डिस्टिंक्ट, एक डिस्टिंग्विशेबल। इसका क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। तो डेफिनेशन से आपको ये तो जरूर मालूम चल गया होगा कि भाई ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा? तो ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंग्विशेबल मीन्स whether the given objects belongs to the collection or not, कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए इस दोनों पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ all counting numbers, मैं ब्रीफ में नंबर्स को लिख रहा हूँ। तो काउंटिंग नंबर्स हैं क्या? 1 2 3 4 5। अगर हम इसे लिखेंगे तो ये सारा जो है सो लिखा जाएगा इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जितने भी डेटा आइटम्स यूज़ हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ लिखते हैं रिप्रेजेंट्स अ सेट। तो यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट persons of our country। अगर सपोज कर लीजिए कि हम लोग किसी भी एक आदमी को पिक करते हैं तो यह बड़ा ही कठिन हो जाएगा कि भाई वो आदमी इंटेलिजेंट है या नहीं है। इंटेलिजेंट का कोई भी पैरामीटर नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं है। इसका मतलब कि जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में कोई एडजेक्टिव अगर चला आए तो वो स्टेटमेंट कभी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, द एबव स्टेटमेंट is not distinguishable and hence it does not represent a set। बात समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट, जैसे हम लोग कहें द कलेक्शन ऑफ
fat boys of your class, यहाँ पर देखिए फिर ये एडजेक्टिव चला आया। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई फैट का क्या पैरामीटर है, क्या स्टैंडर्ड स्केल है कि भाई किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को हम लोग फैट कहेंगे, इसका कोई स्केल यहाँ से नहीं मालूम चल रहा है। तो जहाँ कहीं भी साथ ही ये एडजेक्टिव भी है, तो यह जो है सो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, इसीलिए यह जो स्टेटमेंट होगा सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट रिप्रेजेंट अ सेट। जैसे मैं फोर्थ एग्जांपल दे रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ all capitals of states of India, yes, it will be a set, will represent a set, क्योंकि डिस्टिंक्ट भी होंगे और डिस्टिंग्विशेबल भी होंगे। तो हम समझते हैं कि भाई सेट का जो डेफिनेशन यहाँ मैंने दिया था वो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और आगे मूव करते हैं हम लोग। और कुछ आपके जानकारी के लिए कुछ नोटेशन से आपको मैं फैमिलियर करवाने जा रहा हूँ। तो some notation, first, the set of natural numbers is denoted by n। नेचुरल नंबर को डिनोट करना होगा तो हम लोग कैपिटल N का यूज करेंगे। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर्स को डिनोट करना होगा तो हम लोग कैपिटल R को यूज करेंगे। थर्ड, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय R प्लस, इसे R प्लस से डिनोट किया जाएगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय, इसके लिए दो सिंबल यूज करते हैं, या तो आप कैपिटल Z का यूज कीजिए या कैपिटल I का यूज कीजिए। फिफ्थ, the set of positive integers is denoted by Z प्लस और I प्लस, दोनों में से कोई भी एक नोटेशन आप यूज करने के लिए फ्री हैं। द सेट ऑफ rational numbers is denoted by capital Q. The set of irrational numbers is denoted by R माइनस क्यू। रियल नंबर में से सेट ऑफ रेशनल नंबर को माइनस कर दीजिएगा तो जो रिजल्टिंग सेट होगा वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड एट्थ, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय capital W। Ninth, the set of all complex numbers
ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो ये सारा रिजल्ट जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग रब करते हैं और हम लोग आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि भाई और कौन कौन सा इसमें एडिशनल चीज़ है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भाई किस किस मेथड का यूज़ करते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेथड्स यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड को यूज़ करते हैं। तो पहला मेथड टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में किया जाता है तो सेट का नाम दिया जाता है। सेट का नाम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के द्वारा दिया जाएगा और उसके एलिमेंट्स को ब्रेसेस साइन के अंदर कॉमा साइन के द्वारा सेपरेट करते हुए लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा सेट मैं भी लिखने जा रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, डॉट डॉट डॉट। तो जब कभी भी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले सेट का नाम देते हैं। सेट का नाम कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के द्वारा दिया जाता है, फिर इक्वल्स टू साइन देंगे और फिर ब्रेसेस साइन के अंदर अर्थात कर्ली ब्रैकेट साइन के अंदर डेटा आइटम्स को कॉमा साइन से सेपरेट करते हुए लिखेंगे। और जो एक सेकेंड मेथड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज सेड एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके प्रॉपर्टी को हम लोग लिटरेचर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A इक्वल्स टू, अगर इसी सेट को जो कि यहाँ टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा है या रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसी सेट को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो A इक्वल्स टू, यहाँ पर इन सारे एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल टर्म यूज़ करते हैं दैट इज x जो है सो इस पूरे डेटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कोलोन साइन हम लोग देते हैं, इसको पढ़ते हैं सच डैट। इसका मतलब यह हो गया कि भाई A इज अ सेट whose elements are represented by x and x has the property। अब इसके प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि x नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर तो हैं नहीं। एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कि भाई x जो है 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 5 से छोटा और 5 के बराबर तक की वैल्यू को लेता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से चलेंगे तो ये देखिए, तो फिर इसे टेबुलर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यही आ जाएगा ना 1, 2, 3, 4, 5। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग सेट बी को चाहते हैं कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें कि एलिमेंट्स जो हैं एक सर्टेन डेफिनेट रूल को लेते हुए मूव करता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ देखिए तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। यहाँ देख रहे हैं 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 1। अर्थात ये जो डेटा आइटम्स हैं किस फॉर्मेट का डेटा आइटम रख रहा है, 2 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट का ये जो है सो डेटा आइटम को रख रहा है। n है क्या, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक उसी तरीके से 32 लेंगे तो भाई 2 का पावर 5 होगा। तो इस सेट को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो b इक्वल्स टू
सारे डेटा आइटम्स के लिए हम लोग एक वेरिएबल टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एक्स, कोलोन साइन देंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच डैट x इक्वल्स टू 2 raised to the power n. It means x contains the data of the form 2 raised to the power n. और n है क्या? and n belongs to the set of natural number. n जो है सो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। तो n की वैल्यू 1 हुई तो x क्या होगा 2, n की वैल्यू 2 होगी तो x क्या होगा 4, n की वैल्यू 3 होगी तो x क्या होगा 8। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि भाई इससे अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग सारे डेटा आइटम को लिखते जाइए और ब्रेसेस साइन के अंदर कॉमा साइन से सेपरेट करते हुए लिख दीजिए। अब देखिए कोई सेट अब हम देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे हम लोग यहाँ पर एक सेट देते हैं c इक्वल्स टू x सच डैट x इज एन alphabetical letter of the word follow। यह जो है सेट बिल्डर फॉर्म में यह सी सेट लिखा गया है। अब चाहते हैं कि इससे हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो c इक्वल्स टू, तो मैंने सेट का डेफिनेशन बताया था कि भाई सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। तो भाई यहाँ पर इसी वर्ड के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, तो यह जो है सो f लिखा जाएगा, o 2 बार आया है लिखा जाएगा एक बार, l 2 बार आया है लिखा जाएगा एक बार, w एक बार। यहाँ तक बात समझ में आई। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हुए होंगे जिसमें कि सेट्स टेबुलर फॉर्म में दिए हुए होंगे, उसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना होगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए होंगे कुछ सेट्स तो उन्हें टेबुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। और चलिए मैं अगले पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। चलिए इस पार्ट को मैं रब करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता होगी, जो फर्दर एक्सरसाइज में यूज़ होना है। अब देखिए इसमें एक सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, या इसी को हम लोग कहते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, या इसी को हम लोग कहते हैं इज अ मेंबर ऑफ। अगर इसी को क्रॉस कर दिया गया इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, और is not a member of। जैसे हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं a इक्वल्स टू 1 2 विद इन द कर्ली ब्रैकेट। देख रहे हैं कि यह सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई 1 जो है सेट a से बिलोंग करता है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट a। यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू सेट a। क्या 0 a को बिलोंग करता है? 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 0 यहाँ प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। अगर हम लोग कहते हैं 1 विद इन दी कर्ली ब्रैकेट, तो देखिए तो हु बहू इस तरीके का एलिमेंट इस सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है? नहीं। तो भाई दिस डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर हम कहें कि भाई 2 विद इन दी कर्ली ब्रैकेट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इसका मतलब इस ब्रेसेस साइन के अंदर जो एलिमेंट अपीयर हो रहे हैं वैसा वही एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेंगे। जैसे मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे b इक्वल्स टू, हम लोग कह रहे हैं 1 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2, तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू सेट b, 2 बिलोंग्स टू सेट b, 1 2 within the curly bracket belongs to set b,
अगर मैं कहूँ कि 1 विद इन द कर्ली ब्रैकेट, तो देखिए तो हु बहू इस तरीके का कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पर? नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। सिमिलरली 2 विद इन द कर्ली ब्रैकेट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इस सिंबल का क्या मतलब है। अब चलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कार्डिनल वैल्यू ऑफ अ सेट। भाई किसी भी सेट का कार्डिनल वैल्यू है क्या? तो कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए सेट, इट रिप्रेजेंट्स the total number of elements present in a finite set। फाइनाइट सेट उस तरीके के सेट को कहेंगे जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। कार्डिनल वैल्यू फाइनाइट सेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, और यह वैल्यू उस फाइनाइट सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 3, अर्थात सेट ए के लिए n की वैल्यू कितनी हुई? दैट इज़ 3। तो भाई n जो है सेट ए का कार्डिनल वैल्यू हुआ। बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम लोग कहें सेकेंड b इक्वल्स टू द सेट containing all vowels of English alphabet तो देखिए तो इससे अगर इस सेट को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये तो यही लिखा जाएगा ना, AEIOU। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी होंगे कितने? दैट इज़ 5। तो सेट बी के लिए n की वैल्यू क्या हुई? दैट इज़ 5। यही इसकी कार्डिनल वैल्यू हुई। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे हम लोग मूव करते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स पर चलते हैं। तो ये सारा बड़ा ही बेसिक पार्ट है। इन सारे बेसिक टर्म को सिर्फ आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट null set is also said as void set, it is also said as empty set। A set which contains no element, कि वैसा सेट जो कि कोई भी एलिमेंट को अगर नहीं रखता है तो उस तरीके के सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। ये तो 3 नाम है। तो इसका स्पेशल नोटेशन होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू the set containing all odd positive integers divisible by 2। कि भाई वैसा सेट जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रखता है जो कि 2 से डिविजिबल है, ऐसा कोई सेट ही नहीं। इसको 5 से भी डिनोट करते हैं। और ब्रेसेट्स हैविंग नो एलिमेंट इनसाइड इट। तो ये देखिए तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट हैविंग नो एलिमेंट्स, माने ब्रेसेस साइन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, अर्थात ये कैसा सेट हुआ? नल सेट हुआ। इसका मतलब कि n ऑफ ए कितने के बराबर होगा?
0 के बराबर होगा। अर्थात सेट ए के लिए जो कार्डिनल वैल्यू होगी माने n की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जैसे हम लोग कहते हैं b इक्वल्स टू द सेट ऑफ इमॉर्टल पर्सन्स, यहाँ सारे जो है सो मॉर्टल ही हैं, इमॉर्टल पर्सन्स तो होंगे ही नहीं, तो यह एक नल सेट होगा। सेकेंड, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, a set having only one element, वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो इस तरीके के सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू, जैसे हम लोग कहते हैं 2, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज 1। तो जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उस तरीके के सेट को हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे थर्ड, पेयर सेट, a set having two elements, वैसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग कहें b इज इक्वल टू 12 13, तो यहाँ देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b दैट इज 2। तो जिस सेट में 2 एलिमेंट होगा उस तरीके के सेट को हम लोग पेयर सेट कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फाइनाइट सेट, a set having countable number of elements, कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें वो फाइनाइट सेट कहा जाएगा। अभी जस्ट पीछे मैंने डील किया था a इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेटें हैं क्या, 4 है। फिफ्थ, इनफाइनाइट सेट, a set having uncountable number of elements, जैसे एज फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, वो सारे इनफाइनाइट सेट हैं। तो ये जो था बेसिक सेट्स था। अब उसे रिलेटेड टर्म्स को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो रिलेटेड टर्म्स, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are said to be equivalent if Na equals to Nb। दो सेट इक्विवेलेंट तभी कहे जाएंगे जब दोनों की कार्डिनल वैल्यू सेम होगी, अर्थात दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इज इक्विवेलेंट टू, और इसी को अगर हम लोग क्रॉस कर देंगे तो हम लोग कहेंगे
is not equivalent to, जैसे मैं यहाँ साइड में एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल्स टू a e i o u। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यह भी 5 हैं। तो देखिए तो दोनों की कार्डिनल वैल्यू सेम हो गई, तो दोनों सेट इक्विवेलेंट होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो ए बी के इक्विवेलेंट कहा जाएगा। बात समझ में आई? तो कार्डिनल वैल्यू अगर सेम हो जाता है किसी भी दो फाइनाइट सेट का, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इक्वल सेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट, इक्वल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal if first their cardinal values are same, and second both A and B must have the same element, कि भाई सेट ए और सेट बी को इक्वल तभी कहा जाएगा जब दोनों का कार्डिनल वैल्यू सेम हो, माने दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, और साथ ही साथ ए और बी दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो। इसके लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इज इक्वल टू, और इसे ही अगर क्रॉस कर देते हैं तो हम लोग कहेंगे इज नॉट इक्वल टू। तो चलें आगे की तरफ एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम कहें a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 3 1 2। तो यहाँ देखिए तो n ऑफ a 3 के बराबर है, n ऑफ b भी 3 के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज ऑल्सो 3, और सेट a में जो एलिमेंट है वही सेट b में है, माने सेट a और सेट b में सेम एलिमेंट है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई सेट a और सेट b आपस में इक्वल है। यहाँ पर नोट दे करके लिख देते हैं कि भाई एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करने पर किसी भी सेट का सेट चेंज नहीं होता है। द गिवन सेट remains the same if its elements, if the order of its elements are changed। अभी जस्ट देख रहे होंगे कि भाई 1 2 3 एंड सेट 3 1 2 आर सेम सेट, ये दोनों सेम ही सेट है। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने बताया इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बताया, इक्वल सेट्स के बारे में बताया। तो क्या इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो सकते हैं? तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ नोट दे करके कि भाई इक्वल होने के लिए दो कंडीशन था, इक्विवेलेंट होने के लिए सिंगल कंडीशन था। तो भाई इक्विवेलेंट सेट्स तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इक्वल सेट्स अवश्य रूप से इक्विवेलेंट होगा ही। तो इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट्स may or may not
मे और मे नॉट इक्वल सेट्स। तो यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो चीज़ देखना होगा कि भाई उसके पास ये एडिशनल कंडीशन है या नहीं है, कि भाई कार्डिनल वैल्यू सेम हो गया तो इक्विवेलेंट तो हो चुका वो, है ना। तो चलिए यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि टॉपिक काफ़ी आसान है, इसके बेसिक टर्म से आपने फैमिलियर होना है। अब देखिए इसमें तीसरा टर्म सबसेट, सेट A is said to be a subset of set B if every element of set A must be in set B। कि सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहेंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे, तभी हम कहेंगे कि भाई सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसके लिए ये सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इज अ सबसेट ऑफ। इसी को हम लोग अगर क्रॉस कर देंगे तो हम लोग कहेंगे इज नॉट अ सबसेट ऑफ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। कहेंगे क्या सेट बी सेट ए का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो बी को ए का सबसेट होने के लिए बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। बात समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट, प्रॉपर सबसेट। A set A is said to be a proper subset of set B if first every element of set A must be in set B। कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अवश्य रूप से हों। एंड सेकेंड कंडीशन, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए which is not the member of सेट ए, जो कि सेट ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। और इसी को हम लोग अगर क्रॉस कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो चलिए इस दोनों को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसेट के लिए ये कंडीशन था कि वे सेट ए सेट बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। प्रॉपर सबसेट के लिए
कि भाई सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में तो हों ही, और साथ ही साथ सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट सरप्लस होना चाहिए जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे अभी जस्ट नीचे ही एग्जांपल दिया था कि भाई 1 2 3 ये कोई सेट ए है और यह सेट बी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो मैंने कहा था कि भाई ए बी का सबसेट होगा। साथ ही साथ देखते हैं कि भाई ए बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए जो कि है, और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो 2 एलिमेंट है, इस कंडीशन को भी जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज़ देखे थे कि भाई बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, और यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। अब देखिए नोट दे करके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। नोट दे करके मैं कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अ नल सेट जिसे फाई से डिनोट करते हैं, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। सेकेंड, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है। थर्ड, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी n, कि किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हैं, देन टोटल नंबर ऑफ possible subsets of set A equals to 2 raised to the power n। इसका डेरिवेशन हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जब कॉम्बिनेशन हम लोग कर लेंगे तो वहाँ पर इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल कि भाई राइट डाउन all possible subsets of the following sets। तो पहला सेट मैं देने जा रहा हूँ A इक्वल्स टू 1 2 विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हैं कितने, दैट इज 2। तो भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होगा क्या, फार्मूला प्रेजेंट है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो पॉसिबल सबसेट्स होंगे क्या, तो देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स आर, तो नल सेट जो होगा वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। सिंगल एलिमेंट से 2 सेट बनेगा, एंड लास्टली द सेट इटसेल्फ। तो देखिए, तो 4 सबसेट हुए ना। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, B इक्वल्स टू ए बी सी। तो देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हैं कितने, दैट इज 3। तो भाई टोटल नंबर ऑफ possible subsets of set B, वो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो वो पॉसिबल सबसेट्स होंगे क्या, तो देयरफॉर possible subsets of B are
पहला नल सेट, तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता ही है। सिंगल सिंगल एलिमेंट से 3 सेट बनेगा, 3 सेट। फिर दो दो एलिमेंट को लेकर के, अर्थात जो पेयर सेट हम लोग बनाएंगे, तो इस तरीके का 3 सेट बनेगा। और लास्टली द सेट इटसेल्फ, आपको दिख रहा होगा कि भाई काउंट करके देखिए कि भाई 8 सबसेट आए या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो पीछे हम लोगों ने पढ़ाया है, उसके बेसिस पर a इक्वल्स टू x such that x is a letter of the word alloy, b equals to x such that x is a letter of the word loyal, check whether a equals to b और a is equivalent to b, कि a और b इक्वल हैं या नहीं, इक्विवेलेंट हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक करना है। तो देखिए, तो सेट ए को अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो यही लिखा जाएगा ना। सेट बी को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो यही लिखा जाएगा ना। देखिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यह भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यह भी 4 है। तो इससे तो कंक्लूजन निकल गया कि भाई ए इज इक्विवेलेंट टू बी। साथ ही साथ ए में जो एलिमेंट हैं वही बी में हैं। इसका मतलब कि भाई बोथ ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट, and thus a equals to b, मैंने कार्डिनल वैल्यू तो पहले ही सेम हो चुका था। इसका मतलब कि ये जो गिवन टू सेट्स हैं वो इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो चलिए इस चीज़ को अब हम लोग रब करते हैं और अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स को डील कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट ओपन इंटरवल। आपने इस तरीके का मैथमेटिकल कंडीशन देखा होगा, x ग्रेटर देन a लेस देन b। इसका मतलब यह होगा कि x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है। ओपन इंटरवल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है सो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट और राइट एक्सट्रीम पॉइंट को अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करता है। इसी वजह से इस दोनों एंड पर यह ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर यह रियल नंबर लाइन है, यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम इस रियल नंबर लाइन पर मार्क करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b। कह रहा है कि भाई x की वैल्यू a के बराबर नहीं है, जिसके बराबर नहीं है वहाँ पर हम लोग होल देंगे। b के ही बराबर नहीं है, यहाँ होल देंगे। यहाँ भी ओपन हो चुका, यहाँ भी ओपन हो चुका। एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन a एंड b, तो इस दोनों होल को हम लोग लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। ये जो मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ दिया गया है, इस पूरे को रियल नंबर लाइन पर पिक्टोरियली इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। अब इसे सिंबल के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब आप इस इंफॉर्मेशन को सिंबल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर ए बी लिख देते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई x ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ओपन एट ए
तो भाई यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, ओपन एट बी, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, एंड ऑल द वैल्यूज़ इन बिटवीन ए एंड बी। इसी को एक और सिंबल की तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एंड पर ओपन होगा उस एंड पर अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल वहाँ प्लेस करना है। ए लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं उसका अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा बी पर भी ओपन है तो राइट हैंड साइड पर अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट। आप इस दोनों में से किसी भी सिंबल को यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होगा x ग्रेटर देन ए लेस देन बी। सेकेंड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल आप इस तरीके का कंडीशन देखे होंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन बी। क्लोज्ड एट लेफ्ट एंड, ओपन एट द राइट। जिस एंड पर क्लोज्ड होगा वहाँ पर उस वैल्यू को ले लेगा, जिस एंड पर ओपन होगा उस वैल्यू को छोड़ देगा और बीच की सारी वैल्यू को लेगा। तो देखिए यह रियल नंबर लाइन है, यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है, यह a है, यह b है। यहाँ देख रहे हैं कि यह a के बराबर वैल्यू ले रहा है तो ले लिया, b के बराबर वैल्यू नहीं ले रहा है, यहाँ होल किया, एंड ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन a एंड b। तो इस मैथमेटिकल कंडीशन को अगर हम लोग नोटेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लोज्ड एट ए, क्लोज्ड के लिए जिस एंड पर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आप लिखते हैं उस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख देंगे। माने इसका मतलब यह हो गया कि x की वैल्यू a के बराबर है। ओपन एट b, तो ओपन के लिए तो ये सिंबल चाहिए, सिंबल दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ करने के लिए फ्री है। तो इस दोनों में से कोई भी एक सिंबल के द्वारा इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? उसका थर्ड पॉइंट, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तब ओपन एट द लेफ्ट, क्लोज्ड एट द राइट, इट मीन्स x ग्रेटर दैन a लेस देन और इक्वल टू b। अब इसे रियल नंबर लाइन पर अगर हम लोग मार्क करते हैं, यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है, यह a है, यह b है, तो आप देख रहे हैं ओपन एट a माने a के सामने होल होगा, क्लोज्ड एट b यहाँ पर डॉट होगा, ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन a एंड b। इस चीज़ को अगर हम लोग नोटेशन के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो देखिए ये कैसे डिनोट किया जाएगा, ओपन एट ए, क्लोज्ड एट बी, और ओपन एट ए, क्लोज्ड एट बी। फोर्थ पॉइंट, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी। क्लोज्ड का मतलब कि x will take both extreme values as well along with all the values in between a and b। तो यहाँ देखिएगा यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है, यह a है, यह b है, तो यह a के बराबर ही वैल्यू लेगा, b के बराबर ही वैल्यू लेगा और a और b के बीच सारी वैल्यू को लेगा। इस चीज़ को अगर हम लोग नोटेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्लोज्ड एट ए, क्लोज्ड एट बी। तो होपफुली इंटरवल को, इन सारे नोटेशन को यूज करते हुए आप लिखना जान गए होंगे। इस पर जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है सेट में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग into interval। तो फर्स्ट a equals to x such that x belongs to R and x is greater than -1 and less than or equal to 2। अब इस सेट को, यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और इसे इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड एट -1, सॉरी ओपन एट -1, क्लोज्ड एट 2, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओपन एट -1, क्लोज्ड एट 2। तो
ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, होपफुली। और भी इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो अगले क्लास में हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। तो चलिए अगले क्लास में इसके बाद हम लोग रिमेनिंग चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।